हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिसेप्टर गुआनिडिल साइक्लेज को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरीके से ANP और आपके रिजेक्ट और स्पोरैक्ट आपके गुआनिडिल साइक्लेज के ऊपर बाइंड करके, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी सिग्नलिंग को परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देख ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे आइनोट्रोपिन्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आइनोट्रोपिन्स। राइट, अब ये आइनोट्रोपिन्स क्या होते हैं? तो ये आपकी आयन चैनल्स होती हैं बेसिकली। राइट, इनको आप लोग एक और टर्म दे सकते हो, दैट इज योर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी हम इन्हें बोल देते हैं। राइट, सो यू कैन राइट देम एज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें, मतलब कि ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आयन चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें बोला गया है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। मतलब आयन के चैनल्स होंगे, उनके ऊपर जो है वो आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। राइट, उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं कि लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, जैसे हमने अपने जब हम डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल्स ऑफ पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तो उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे आपके। ठीक है, तो लिगेंड गेटेड चैनल्स लिख लो पहले, तो उसके बाद आपको पिछले के साथ इसको लिंक करते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल्स। अब जैसे लिगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेंगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से, जैसे कि हम हर सिग्नलिंग पाथवे के अंदर ड्रॉ करते आ रहे हैं। राइट, ये किस तरीके से जो है वो अपने लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, अब इसके ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे एक आयन चैनल यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, बट किसी भी लिगेंड का इस टाइम पे यहाँ पे एब्सेंस है, किसी भी तरीके का लिगेंड अभी यहाँ पर नहीं प्रेजेंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपके रिसेप्टर्स होंगे जो कि इन आयन चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे? क्लोज्ड। या फिर इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आयन चैनल होगी ये कैसी होगी? क्लोज्ड। राइट, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, यहाँ पर देयर इज द एब्सेंस, there is the absence of ligand, मतलब आपको किसी तरीके का कोई भी ligand जब देखने को नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पे आपकी जो ये चैनल्स हैं ये कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। तो आप लिख लोगे कि लिगैंड गेटेड चैनल है ये। राइट, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई गई है, दीज आर लिगैंड गेटेड चैनल्स। जब कोई लिगेंड आकर के बाइंड करेगा तभी ये जो है ये ओपन होगी। तब क्योंकि लिगेंड एब्सेंट है तो इस टाइम पे चैनल जो है ये क्लोज्ड है, या फिर आप बोल सकते हो इनएक्टिव है। इस टाइम पे क्या सिचुएशन है इसकी कि इट इज इनएक्टिव राइट नाउ द चैनल। उसके बाद फिर हम दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि जिस टाइम पे हमारे पास सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये चैनल है अगेन आपके पास में। ठीक है, ये आ गई आपकी चैनल। देन इसे हम दिस इज द चैनल। यहाँ पर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं विच आर एक्टिंग एज लिगेंड्स। तो कौन कौन से हैं? एसिटाइल कोलिन, एक आ जाएगा हमारे पास एसिटाइल कोलिन, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा ग्लूटामेट, एंड देन एस्पार्टेट। तो
ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्नल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं आपके इन आयन चैनल्स के ऊपर। तो इन आयन चैनल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं फॉर दिस एसिटाइलकोलिन और ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, और जब आकर के यही इनमें से कोई भी आकर के जब यहाँ पर इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सोडियम चैनल्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगी और सोडियम का होगा इनफ्लक्स। सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगी और सोडियम जो है वो अंदर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डीपोलराइजेशन की कंडीशन। सो यू विल सी अ कंडीशन व्हिच इज डीपोलराइजेशन। सो यू विल सी अ कंडीशन ऑफ डीपोलिमराइजेशन। अब ये जो आपने देखी एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सारे के सारे क्या है, न्यू दे आर एक्साइटेटरी सिग्नल्स, राइट, एक्साइटेटरी सिग्नल्स है ये। तो जब ये आकर के बाइंड करते हैं सोडियम चैनल्स के ऊपर, तो सोडियम चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर्स फॉर दीज लिगेंड्स, और यू कैन से फॉर दीज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही आकर के इस पे बाइंड करते हैं तो सोडियम चैनल्स ओपन अप एंड दे लीड टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस व्हिच लीड टू द डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये तो आपका हो गया ये एक टाइप के सिग्नल्स। उसके बाद एक और टाइप के चैनल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, यहाँ पर हम एक और टाइप की चैनल्स देख लेते हैं, दोज आर योर क्लोराइड चैनल्स। अगर हम बात करें क्लोराइड चैनल्स की इस तरीके से, इस टाइम पे ये है आपकी क्लोराइड चैनल्स। so this is the chloride channel। अब इसके ऊपर बाइंड होने के लिए भी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो देखो कौन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, तो ग्लाइसिन signaling molecules which are required are glycine and GABA। ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो फिर जब ये आकर के बाइंड करते हैं आपके क्लोराइड के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे, तो क्या होता है, आपकी जो क्लोराइड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, और क्लोराइड आयन का होता है इनफ्लक्स व्हिच लीड टू अनदर कंडीशन व्हिच इज नोन एज द hyperpolarization of the membrane। so it leads to hyperpolarization of the membrane। तो membrane की hyperpolarization जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। इसको आप बॉक्स के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका आइनोट्रोपिन्स के बारे में आपकी डिस्कशन। आई होप आप लोगों को आइनोट्रोपिन्स क्या होते हैं ये चीज क्लियर हुई होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आइनोट्रोपिन्स होते हैं ना, कि देखिए इस तरीके से इसको दिस इज लिगैंड-गेटेड चैनल्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपके आइनोट्रोपिन्स होते हैं ये लिगैंड गेटेड या फिर आइनोट्रोपिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि क्या मतलब है इस चीज का, कि जो आपकी ये हैं, जो आपकी चैनल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। किसके लिए, किन्हीं तो पर्टिकुलर आयंस के लिए इनके ऊपर रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जब तक वो सिग्नल उन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स का जो सिग्नल है जब तक वो एब्सेंट होता है, तो तब तक तो फिर चैनल्स भी क्या हो रहते हैं आपके, इनएक्टिव रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस के अंदर था, जैसे कि हमने फर्स्ट केस के अंदर देखा। ठीक है, जैसे एब्सेंट था सिग्नल तो चैनल इस रिसेप्टर के ऊपर कुछ बाइंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब चैनल जो है वो क्लोज रही और इनएक्टिव स्टेट में रहा। उसके बाद फिर हमने दूसरी सिचुएशन क्या देखी कि जब ये
सोडियम चैनल्स थे, इसके ऊपर बाइंड होने के लिए जो सिग्नल्स थे वो थे एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट या फिर एस्पार्टेट। इन पर्टिकुलर सिग्नल्स के जो रिसेप्टर्स थे वो सोडियम चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट थे। जब ये इसके ऊपर आकर के बाइंड हुए तो फिर ये जो सोडियम की चैनल्स हैं ये ओपन अप हो गई और सोडियम का हो गया इनफ्लक्स विच लेड टू द डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरीके से जो है हमारे पास क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लोराइड चैनल्स के ऊपर भी ये ग्लाइसिन और गाबा दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं जो कि क्लोराइड चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पर आकर के बाइंड करते हैं एंड क्लोराइड चैनल्स को जो है ओपन अप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके क्लोराइड का इन्फ्लक्स हमें देखने को मिलता है और हाइपर पोलराइजेशन जैसी स्थिति जो है वो बन जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका आइनोट्रोपिन्स का टॉपिक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप के रिसेप्टर्स हमारे पास वो आ जाते हैं डेल्टा नॉच रिसेप्टर, या फिर आप हेडिंग डाल दीजिए डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। सो दिस इज द डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। अब देखिए डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के अंदर जो है सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के अंदर कि ये जो है एक जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होती है, या फिर अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने आप लोगों को जब मैंने आप लोगों को डायरेक्ट सिग्नलिंग करवाई थी, मैंने दो टाइप्स की बताई थी, एक होती है डायरेक्ट सिग्नलिंग और दूसरी होती है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। तो डायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर आप लोगों को ये डेल्टा नॉच रिसेप्टर के एग्जाम्पल दिए थे, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होती है। दूसरा आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है। ठीक है, डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्नल्स की, तो कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो कि होते हैं जो कि इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो सिग्नल्स के लिए आप लिख सकते हो डेल्टा। मेजर सिग्नलिंग हम डेल्टा देखते हैं इन केस ऑफ योर डेल्टा नॉट सिग्नलिंग। सो डेल्टा जो है इट इज अ सिग्नल एंड नॉच जो है वो क्या है आपका रिसेप्टर। ठीक है, डेल्टा हो गया। देन उसके बाद फिर हम देख सकते हैं लैग टू और आप देख सकते हो लिन 12 जो है वो इसका रिसेप्टर है लैग 2 का, राइट। देन इसके बाद आपके पास एक और आ जाता है दैट इज योर APX1, दैट इज योर APX1। तो ये डेल्टा हो गया। देन लैग 12 नहीं है, लैग 2 है, लिन 12 है। ठीक है, लैग 2 जो है वो क्या है इसका सिग्नल है, दिस इज द लैग 2 एंड लिन 12 है, दिस इज द रिसेप्टर। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स की बातचीत कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ सिग्नल्स को लिखेंगे कि ठीक है डेल्टा इज अ सिग्नल, देन लैग 2 इज आल्सो अ सिग्नल एंड देन APX1 इज आल्सो अ सिग्नल व्हिच बाइंड टू द नॉच काइंड ऑफ अ रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिसेप्टर की, देखिए सिग्नल लिख लिया कि कौन से सिग्नल्स होते हैं जो कि आपके रिसेप्टर के साथ में बाइंड करते हैं, तो ये कुछ नाम आ गए। उसके बाद अब आप नेक्स्ट लिख लीजिए कि रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। तो रिसेप्टर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो सिग्नलिंग का नाम है उसके अंदर खुद में ही लिखा हुआ है कि नॉच जो है वो आपका रिसेप्टर होता है, तो इसलिए फिर नाम पड़ जाता है पूरा का पूरा डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। तो इस चीज के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अभी तक इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे थे कि आपकी इस तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो आपका रिसेप्टर प्रेजेंट था जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन था, और फ्री फॉर्म में जो है वो सिग्नल आकर के इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ में आकर के बाइंड कर रहा था, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिसेप्टर विद व्हिच द सिग्नल इज बाइंडिंग द रिस्पेक्टिव काइंड ऑफ द signaling or you can say the transduction pathway was stimulated. But in this case, in case of delta notch signaling, जो हमारा रिसेप्टर होता है वो तो ट्रांसमेम्ब्रेन होता ही है, ठीक है। जो रिसेप्टर है जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन वन, बट when we talk about the signal, then it is also going to be the transmembrane, right? It is also going to be the transmembrane, and both these receptor as well as the signals, they are present in the transmembrane portion of the plasma membrane and they contact to each other in the direct manner. ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, हेडिंग दोबारा से डाल लीजिए, डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, जिसके अंदर जो डेल्टा है वो क्या है आपका सिग्नल, और जो आपका नॉच है इट इज अ रिसेप्टर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके से अभी आ जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके ऊपर सिग्नल है, और दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेट्स ड्रॉ इट विद अनदर कलर सो दैट you are able to differentiate between the plasma membrane of the two different cells. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, plasma membrane of cell A, right? दूसरे में लिख लीजिए this is the plasma membrane of cell B. तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन A सेल की है और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसी दूसरे सेल की है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरीके से प्रेजेंट होंगे आपके जो रिसेप्टर्स होंगे, वो पहले तो सिग्नल होगा। ठीक है, तो सिग्नल होगा तो कैसे होगा सिग्नल, इस तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल होगा, दिस इज द सिग्नल। सो आप लिख लीजिए दिस इज द सिग्नल, और सिग्नल का नाम क्या है डेल्टा। उसी तरीके से आपका जो रिसेप्टर होगा वो भी कैसा होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन। तो ये देखिए ट्रांस मेम्ब्रेन है, नॉच रिसेप्टर है, इसने इस तरीके से इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया, और ये है आपका नॉच रिसेप्टर। सो दिस इज द नॉच रिसेप्टर। ये दो सेल्स हैं, दो सेल्स के बीच में डेल्टा और नॉच टाइप की जो है वो इंटरेक्शन देखने को मिल रही है, राइट? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज द juxtacrine interaction. So this is the juxtacrine interaction. Here you can write it down. It is a juxtacrine interaction. अब देखो होता क्या है कि जैसे ही आपका सिग्नल आकर के नॉच रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है ना, तो वैसे ही आपके जो साइटोसोल है उसके अंदर प्रेजेंट गामा सीक्रिटेज आकर के क्या करता है, गामा सीक्रिटेज होता है, ठीक है, वो आकर के इस नॉच रिसेप्टर की टेल को क्या कर देता है, क्लीव कर देता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नॉच का इंट्रासेल्युलर डोमेन। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो कि जो इंट्रासेल्युलर डोमेन है किसका, नॉच रिसेप्टर का, वो क्लीव हो चुका है। सो दिस इज द नॉच, दिस इज द नॉच इंट्रासेल्युलर डोमेन। ठीक है, ये नॉच का इंट्रासेल्युलर डोमेन है। अब जब ये अलग हो गया मेन रिसेप्टर से, इंट्रासेल्युलर डोमेन जब अलग हो गया, जब ये सेपरेट हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, फिर न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, राइट? न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट करेगा ये। अगेन न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, आपके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर, और फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये जो आपका नॉच इंट्रासेल्युलर डोमेन है ये माइग्रेट करके पहुंच जाता है डीएनए के अंदर। सो दिस इज द, इस तरीके से डीएनए में पहुंच चुका है ये डीएनए है, और ये जो नॉच है जो कि इंट्रासेल्युलर डोमेन है किसका, आपके रिसेप्टर का, वो आकर के जो है ये माइग्रेट हो चुका है इनटू द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जब माइग्रेट हो चुका है तो CSL एक साइट होती है, वहां पर जाकर के जो है ये बाइंड हो जाता है। सो यहाँ पे एक साइट होती है जिसका नाम है CSL, दिस इज CSL। यहाँ पर आकर के ये जो आपका नॉच का इंट्रासेल्युलर डोमेन है आकर के हो जाता है बाइंड, और जब ये CSL साइट के साथ में आकर के बाइंड होता है ना, तो उस टाइम पे फिर होता है आपके टारगेट जीन्स का एक्सप्रेशन। ठीक
ठीक है जी। तो टारगेट जीन का फिर एक्सप्रेशन होता है। राइट, टारगेट जीन्स का एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। अब देखिए टारगेट जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है तो मतलब डेल्टा का सिग्नलिंग काम किस चीज में काम आता है, तो सेल स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होगी। ठीक है, सेल टारगेट जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है का क्या मतलब कि क्या चीज होगी, सेल स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। सेल स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होगी और दूसरा सेल की डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। ये देख लीजिए, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो क्या देखा हम लोगों ने कि दो सेल्स थे, उन दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है वो दो चीजें अलग अलग प्रेजेंट थी। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट था, दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट था, सिग्नल। तो जब सिग्नल जो कि डेल्टा टाइप का था, जब वो आकर के नॉच के साथ में बाइंड हुआ तो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट जो गामा सेक्रेटेज था उसने नॉच रिसेप्टर के इंट्रासेल्यूलर डोमेन को क्लीव कर दिया। ठीक है, और जब वो क्लीव हुआ नॉच रिसेप्टर का इंट्रासेल्यूलर डोमेन तो वो माइग्रेट हुआ न्यूक्लियस में वाया द न्यूक्लियर पोर। और जब वो न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट करने के बाद क्या होता है कि वो डीएनए के ऊपर जो है वो बाइंड करता है और फिर डीएनए के ऊपर बाइंड करने के बाद में टारगेट जीन्स का एक्सप्रेशन करवाता है। जैसे कि इसने यहाँ पे क्या करवाया, सेल्स की स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, और दूसरी चीज इसने करवाई सेल्स की डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गया आपका डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। तो इस क्लास के अंदर हम लोगों ने दो टाइप्स के देखे रिसेप्टर्स। एक तो आपके सिंपल आइनोट्रोपिन्स थे, ठीक है, जो कि क्या थे आपके सिंपल आयन चैनल्स थे। ठीक है, आयन चैनल्स के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट था, रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे जिनके ऊपर फिर बाहर से सिग्नल मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड हो रहे थे। जब तक चैनल के ऊपर कोई भी लिगेंड बाइंड नहीं होता है उस टाइम तक ये इनएक्टिव रहती है, और फिर जब कोई बाहर से सिग्नल आ जाता है उसके ऊपर बाइंड होता है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चैनल द रिस्पेक्टिव आयंस का जो है वो इनफ्लक्स होना शुरू हो जाता है और फिर डीपॉलीमराइजेशन या फिर हाइपर पॉलीमराइजेशन जैसी स्थितियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइप के रिसेप्टर्स कर लेते हैं। हेडिंग कर लीजिए फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स, ये डेल्टा नॉट सिग्नलिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स। So we have frizzled receptors. So these are the frizzled receptors. अब देख लीजिए पहले frizzled receptors के बारे में एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि विंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज जो है उनके थ्रू कंडक्ट होता है। तो कौन सा, विंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ठीक है, विंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है वो फ्रिजल रिसेप्टर्स की हेल्प से चलता है। और ये रिसेप्टर्स होते कैसे हैं, तो दे आर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स। सो फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स हैव 7
ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स। तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो एक और टाइप के रिसेप्टर्स हमने करे थे सेल सरफेस रिसेप्टर्स के अंदर ही, जिनके अंदर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स थे। तो क्या आप लोग बता सकते हो मुझे? याद करो कौन से में हमने किए थे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे मेमोराइज करवाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे दिखाई देते थे वो, इस तरीके से। यहाँ पर उनके साथ कोई जी अल्फा प्रोटीन प्रेजेंट थी अपनी बीटा और गामा सब यूनिट्स को लेकर के। तो याद करिए, वेरी गुड। तो वो थे आपके GPCR, है ना। ये भी कैसे थे? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स। और इनको हमने एक और नाम दिया था, दैट इज सरपेंटाइन रिसेप्टर्स। ठीक है, सरपेंटाइन रिसेप्टर जो है नाम हमने दिया था आपके GPCR को, जबकि फ्रिजल्ट को हम ये नाम नहीं देते हैं। ठीक है, फ्रिजल्ट रिसेप्टर्स को हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि दे हैव ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देम, बट वी डू नॉट कॉल देम एज द सरपेंटाइन रिसेप्टर्स। सरपेंटाइन रिसेप्टर जो टर्म है, इट इज स्पेसिफिक टू द GPCR रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके फ्रिजल रिसेप्टर्स जिसके 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिख लीजिए कि सिग्नल कौन कौन से हैं जो कि इन्हें एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए सिग्नल्स एक्टिवेटिंग फ्रिजल रिसेप्टर्स। तो कौन से जो रिसेप्टर्स हैं, कौन से सिग्नल्स हैं जो कि फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो लिख लीजिए, सबसे पहले आ जाता है आपका, एक तो होता है आपका WNT सिग्नल, एक तो होता है आपका विंड सिग्नल। देन सेकंड टाइप का सिग्नल होता है आपका विंगलेस प्रोटीन, दैट इज योर विंगलेस प्रोटीन। और थर्ड टाइप का सिग्नल होता है आपका MOM2 सिग्नल। ठीक है, तो विंड सिग्नल, देन विंगलेस प्रोटीन और MOM2 सिग्नल, ये कुछ सिग्नल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फ्रिजल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के लिए और फ्रिजल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर आपने विंगलेस प्रोटीन, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इसका मेजर रोल हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो इसका रोल हम कहाँ देखते हैं? ड्रोसोफिला के अंदर। और अगर MOM2 सिग्नल्स की बात आप लोगों को ध्यान में आए तो वो हम देखते हैं आपके C एलिगेंस के अंदर, है ना। सो इसका मेजर रोल होता है इन केस ऑफ C एलिगेंस। सो मेजर रोल कहाँ होता है इसका? इन द C एलिगेंस। इतना क्लियर हो गया? रिसेप्टर्स कैसे हैं? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। ठीक है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कौन से सिग्नल्स हैं जो कि इन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं? तो विंड सिग्नल, देन विंगलेस प्रोटीन और MOM2 सिग्नल। उसके बाद फिर आ जाते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय द फ्रिजल रिसेप्टर। सो बात कर लेते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय लीजिए हेडिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज activated by फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स। तो कौन कौन से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज होते हैं विच आर एक्टिवेटेड बाय योर फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स? तो एक तो आपके आ जाते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं एक्चुअली। ठीक है, कौन कौन से? एक होते हैं आपके कैनोनिकल पाथवे, एक तो आ जाते हैं कैनोनिकल पाथवे, और दूसरे टाइप के आ जाते हैं आपके पास में नॉन कैनोनिकल पाथवे।
अब नॉन कैनोनिकल पाथवेज भी जो है वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आ जाता है आपका IP3 डैग पाथवे, एक तो आ जाता है IP3 डैग पाथवे, और दूसरे टाइप का होता है आपका प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे। कौन सा होता है? प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे। तो ये आपके दो टाइप्स के नॉन कैनोनिकल पाथवेज जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने कैनोनिकल पाथ को पकड़ेंगे। ठीक है, कैनोनिकल पाथ जब कवर हो जाएगा उसके बाद नॉन कैनोनिकल पाथवे के अंदर प्लेनर सेल पोलैरिटी देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो IP3 डैग पाथवे को करेंगे। तो देखिए, कैनोनिकल पाथवे को डिस्कस करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए। एक आती है टर्म डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स ये एक जनरल से इंफॉर्मेशन है जो कि आपको अगर क्लियर होगी तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कैनोनिकल पाथवे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लो। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स जो है वो 4 टाइप्स की प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? तो एक्सिन, एक आ जाती है आपकी एक्सिन प्रोटीन। ठीक है, एक्सिन के बाद उसके बाद आती है आपकी APC। ठीक है, एक होती है आपकी APC प्रोटीन। APC प्रोटीन के बाद में एक तीसरी टाइप की प्रोटीन होती है आपकी GSK3। ठीक है, दिस इज योर GSK3। और GSK3 प्रोटीन के बाद में एक लास्ट टाइप की जो प्रोटीन आती है आपकी डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स में, वो होती है आपकी CK1। तो ये बोला जाता है इस पूरे के पूरे एक्सिन, GSK3, CK1 और APC इनके कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। और ये जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसका काम क्या होता है? तो बीटा कैटेनिन को रोक करके रखने का काम होता है आपके डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का। सो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या करता है? बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, इट कीप्स द बीटा कैटेनिन इन इट्स इनहिबिटेड फॉर्म। बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करके रखा हुआ किसने? डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स ने। अब डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स में हमने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, तो आप फुल फॉर्म्स भी लिख लीजिए। ठीक है, जैसे GSK3 है, अगर GSK3 है तो फुल फॉर्म है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सी है? CK1, दैट इज सीजिन या फिर कैसीन काइनेज 1। और एक आ जाता है आपका APC, दैट इज अमायोट्रोपिक adenomatosis polyps coli. This is adenomatosis polyps coli। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ख्याल रखनी है कि डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि आती हैं अपने एक कंबाइंड मैनर में और डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। तो एक्सिन, APC, GSK3 और CK1 अलॉन्ग विद देयर फुल फॉर्म्स। और जो आपका डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है उसका काम क्या होता है? तो बीटा कैटेनिन को इसकी इनहिबिटेड फॉर्म के अंदर रखने का काम करता है आपका डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि अगर अब हम मेन उस पे आ जाएंगे आपके कैनोनिकल पाथवे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सिग्नल ट्रांसडक्शन जो पाथवेज हैं वो 2 तरीके के होते हैं आपके, जो कि फ्रिजल्ड रिसेप्टर के थ्रू ट्रांसड्यूस होते हैं। यहाँ पर फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स, दिस इज द फ्रिजल्ड
कैनोनिकल है, दूसरा नॉन कैनोनिकल है। पहले हम कैनोनिकल देखेंगे, नॉन कैनोनिकल बाद में देखेंगे। बट कैनोनिकल समझने से पहले हमें ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है, इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है कैनोनिकल पाथवे देखेंगे और साथ में नॉन कैनोनिकल पाथवे के प्लानर सेल पोलैरिटी और IP3 डैश पाथवे, इन दोनों को भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि आपके फ्रिजल रिसेप्टर्स का आज बेसिक कवर हो गया, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर वैसे हमने स्टार्ट किया था आइनोट्रोपिन्स के साथ में, ठीक है। आइनोट्रोपिन्स के बाद हमने डेल्टा नॉट सिग्नलिंग देख ली। डेल्टा नॉट सिग्नलिंग के बाद फिर हमने फ्रिजल रिसेप्टर को भी देख लिया, उसके सिग्नल्स को देख लिया। देन कौन कौन से पाथवेज हैं जिन्हें फ्रिजल रिसेप्टर ट्रांसड्यूस करवाता है, वो चीज देख ली। और इससे पहले कि हम इन पाथवेज को कवर करें, हमें एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बीटा की जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं अलॉन्ग विद देयर फुल फॉर्म्स, और डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, दैट इज बीटा कैटेनिन की इनहिबिशन। ना अब आप लोगों को ये जो इसके कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल पाथवेज की फर्दर दो टाइप्स हैं, ये इनको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसी के साथ में अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे और अपने कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल पाथवे के अंदर आने वाले दो, प्लानर सेल पोलैरिटी और दूसरा IP3 डैश पाथवे को कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन आप रिवाइज करिए लेक्चर को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।